3 मई के बाद यस पिछले साल 3 मई को वो वीडियो रिलीज हुआ था। यस उसके बाद आज आपने कुछ स्टेटमेंट दी है। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू सुरेश चंद्र राजन जी, बड़े दिनों के बाद हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश चंद्र राजन जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बड़े सर, आप तो बहुत बड़े नेता बन गए सर। अब तो क्या है, पूरा हिंदुस्तान आपका नाम जानता है। अब तो माशाल्लाह जबरदस्त। आपने वर्षाताई को जितवा दिया, आपने कांग्रेस को जितवा दिया। पहली बार ऐसा हुआ है इतने सालों के बाद कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है पूरे महाराष्ट्र में। ये सब आपकी मेहनत का फल है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मुबारक आपको। धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। तो अभी 13 है कि 14? अभी 13 सीटें हैं कि 14 सीटें हैं सर? 13 और वो आप बाकी इंडिपेंडेंट विशाल पाटिल जो भी हमारे ही है। मैं सांगली से जो जी जी, सांगली वाले वो आपके साथ हैं। वेरी गुड, वंडरफुल। तो सर अब आगे क्या? अब वर्षाताई जो जीत गई, अब आगे क्या करेंगे सर? सर आपने देखा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो अलायंस पार्टियां है उन्होंने जो एक नैरेटिव सेट किया था, एक झूठ का नैरेटिव या लोगों के बीच में जाके कांग्रेस पार्टियां इंडिया गठबंधन जो है उसके खिलाफ जो एक निगेटिव नैरेटिव सेट किया था, लोगों ने उसको ठुकरा दिया है। और महाराष्ट्र में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी आप देखोगे या देश के अलग अलग राज्यों में जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा लगाते थे, उस सब जगह पे उनकी हार हुई है। और ये उनको भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। और इसके कारण आज नरेंद्र मोदी जी हतबल हुए हैं, उनको किसी का सहारा लेके आगे चलना पड़ रहा है, जिसके कारण उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा। और उनकी जो मनमानी थी, उनकी जो तानाशाही था, हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के माध्यम से उनके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल लगेगा। और रही बात हमारी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में शुरू से महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी गठबंधन था। और वो ये लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए उसके बाद तो ये प्रूव हो गया है। प्रदीप जी, सुरेश चंद्र राजन जी, मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विश्वास। आज मोदी जी ने रिप्रेजेंटेशन में बीजेपी के मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने हासिल किया 72 मिनिस्टर्स है, जिसमें ओबीसी के 27 है, एससी के 10 है, एसटी के 5 है, माइनॉरिटी के 5 है और महिलाओं के 7 है। तो बोले कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने सभी वर्गों को मिनिस्ट्री में भर्ती दे दिया है ये मोदी जी। तो जिस प्रकार से मोदी जी आज डेमोक्रेसी और लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज को लेके चल रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है कि ये बदलाव क्यों हो गया? क्या जैसे राहुल गांधी जी कहना कि बदलाव हमारे वजह से हुआ है, हमने एक तानाशाह को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में विश्वास करने के लिए मजबूर किया है? राजन जी। प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज नरेंद्र मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो बदली हुई भूमिका जो पूरा देश देख रहा है, उसका कारण है राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी का जो तानाशाही था, उन्होंने इस देश के जनता के ऊपर जो जुल्म किए थे, उससे लोगों को छुटकारा देने के लिए एक आवाज उठाने का, उस आंदोलन को, उस मूवमेंट को लीड करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। और उसको इंडिया गठबंधन के सारे पार्टी ने भर भर के साथ दिया, जिसके कारण आज नरेंद्र मोदी जी को ये सफाई देना पड़ रहा है कि हम जब हमारा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो उसमें हमने सभी जाति धर्म के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव देने का काम किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जब नए संसद भवन में प्रवेश किया था, उस वक्त उन्होंने इस भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें कई सारे चेंजेस लाए थे। और उसके ऊपर पूरे देश में भर भर के विरोध हुआ था, जम के विरोध हुआ था और नरेंद्र मोदी जी की आलोचना हुई थी। लेकिन लगभग कुछ दिनों बाद जब इस लोकसभा के चुनाव आए तो भारतीय संविधान की और भारतीय लोकतंत्र की ताकत का अंदाजा नरेंद्र मोदी जी को आया। और जैसे उन्होंने संसद भवन में गए तो सबसे पहले इस देश के संविधान को प्रणाम किया। ये केवल इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ है सर। सुरेश चंद्र राजन जी, आज कांग्रेस का आरोप है बीजेपी में कि 3 टेरर अटैक हुआ है।
3 टेरर अटैक हुआ जम्मू कश्मीर में, मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे, मोदी जी एब्सोल्यूट साइलेंस बना के रखे। मोदी जी वही है, बीजेपी वही है जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन को बहुत बड़ा एक सफलता माना था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ हासिल किया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आर्टिकल 370। और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, कश्मीर के इंटीग्रेशन के बाद अब न कोई टेरर अटैक होगा न कोई, तो ये एक विश्वास पैदा कर दिया था। अब 3 टेरर अटैक के बाद कांग्रेस का डिमांड है कि आप कुछ बोले, कुछ एक्शन दिखाए। सुरेश चंद्र राजन जी, कांग्रेस का डिमांड। प्रदीप जी, आपने देखा होगा इस देश में जब जब आतंकी हमले हुए हैं या देश में राज्यों में कोई हिंसा भड़की है, उसके ऊपर लगातार कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी इस हिंसा के बारे में, जैसे कि मणिपुर की हिंसा हो, हाथरस की घटना हो, अलग अलग जहां पे भी, या बिल्किस बानो का केस हो, ऐसे कई सारे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं जहां पे लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, वहां पे राज्यों में हिंसा भड़कती है। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई इश्यूज है, कई घटना है जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने लगातार आवाज उठाया है और उसके ऊपर सरकार को उनकी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है। लेकिन पिछले 10 साल में इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी इस हिंसा के ऊपर, दलित अत्याचारों के ऊपर, माइनॉरिटी अत्याचार के खिलाफ, महिला अत्याचार के खिलाफ कभी भी आवाज उठाया नहीं है। या जाति धर्म के नाम पे जिस राज्य में हिंसा भटकती है, जहाँ पे माहौल खराब हो जाता है, ऐसे घटनाओं को भी ऊपर कभी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी लगातार डिमांड करती है कि सरकार ने इसके ऊपर भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए और जहां जहां इस तरह की हिंसा की घटना होती है वहां पे जो हिंसा कर रहे हैं या हिंसा के लिए जो कारणीभूत है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और राहुल गांधी लगातार इस बात को लेकर आवाज उठाते हैं और नरेंद्र मोदी जी को लगातार सवाल पूछने का काम करते हैं। तो आपको लगता है कि मोदी जी का जो वर्किंग स्टाइल है अभी तक जो रहा है उसमें कोई फर्क आएगा? सुरेश चंद्र राजन, मोदी का वर्किंग स्टाइल में फर्क, अगर वो 400 पार होते तो नहीं आता था, लेकिन अभी उनका आपने देखा होगा, वो नरेंद्र मोदी वही नेता है जो उनके पार्टी के देश के अध्यक्ष भी आते हैं तो कभी उनकी तरफ देखते नहीं थे, लेकिन अब जब नीतीश कुमार जी आते हैं तो उनको उठ के खड़ा रहना पड़ता है, उनका वेलकम करना पड़ता है। ये बदलाव आप नरेंद्र मोदी में धीरे धीरे देखोगे। तो इसके लिए नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी को आपका धन्यवाद करना चाहिए। नहीं सर, यही तो हम लगातार कहते हैं, इस देश की लोकतंत्र की ताकत है सर। यहाँ पे हम लोग लगातार, आपने देखा होगा जो एग्जिट पोल भी आए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने इस तरह का मीडिया के माध्यम से एक नैरेटिव सेट किया था, लोगों के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक की तरह उसको यूज किया था। लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार बोल रहे थे कि हम लोग 280 के आसपास रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्यचंद्र राजन जी, लोगों के बीच में करंट था जी। जब हम लोग ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करते थे, लोगों को देखते थे, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि सरकार हमारी आएगी। लेकिन यहाँ पर आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि भले वो अखिलेश यादव जी हों या आपके अन्य नेता हों, इंडिया अलायंस के शरद पवार साहब हों, उद्धव ठाकरे जी हों, यहाँ तक के MK स्टालिन साहब भी हों, बाकी सब नेता जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ सामने रखी है। सिर्फ ममता बनर्जी जो हैं वो ज़रा थोड़ी मतलब इतरा रही हैं, जिसमें आपने जो 23 के 25 सीटें ममता बनर्जी की उसको भी आपने मिलाया है, लेकिन क्या ममता जी असल में आपके साथ हैं? राजू जी, सारे ममता जी हो, अखिलेश जी हो, ये अपने लालू प्रसाद यादव के बेटे, ये सारे स्टालिन जी, सारे लोग एक साथ है सर। और इंडिया गठबंधन के सारे सदस्य की एकजुट के साथ हम लोग खड़े हैं सर। और अभी इस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है कि इंडिया गठबंधन में मतभेद है, उसमें ममता दीदी कुछ अलग सोच रही है। यहाँ पे महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन ये सब अफवाहें है सर। तो ये कहाँ से आ गया? हाँ, ये जरा बताएं जरा, ये कहाँ से आ गया? आज बहुत वीडियोस आए यूट्यूब के ऊपर, हर जगह पे उद्धव ठाकरे की मीटिंग हो गई, बातचीत हो गई, अपने सारे MPs को लेकर के और MLAs को लेकर के वो जा रहे हैं वापस NDA में। ऐसा ये सर मुझे ऐसे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की व्हाट्सएप एक्ट के सामना किया और मोदी के खिलाफ लड़ने का काम किया, और हमें तो बिल्कुल ही नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे कभी भी उनके साथ जाएंगे।
नाना पाटोले जी बोल रहे थे कि बार बार फोन करने के बाद भी उद्धव ठाकरे जी फोन नोट कर जवाब नहीं दे रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फोन पे आ ही नहीं रहे। तो आगे जाके जो लोग कहने वाले, बीजेपी का कहना कि उद्धव ठाकरे जी आपके साथ रह के आपका बहुत फायदा हो गया, आप 1 से 13 तक पहुंच गए और उद्धव जी 18 से सीधा 9 तक पहुंच गए। तो शरद पवार जी को भी फायदा हो गया, कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा हो गया, मगर उद्धव ठाकरे जी का मैक्सिमम नुकसान हो गया। खड़े हो गए थे 21 सीट्स में, सिर्फ 9 जीते। आपके शायद कांग्रेस और शरद पवार जी के कार्यकर्ता, शायद ऐसे चर्चा है कि उद्धव ठाकरे जी के कैंडिडेट्स को उतना मदद नहीं किया। राजन जी। सर, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन में जो ये 3 लार्जेस्ट पार्टी है, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, ये तीनों ने ना जी जान लगा के एक दूसरे के लिए काम किया है। सर, आपने देखा होगा, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस का फायदा शिवसेना को नहीं हुआ, अनिल देसाई जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत के आए हैं उसमें 6 विधानसभा है, उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट लीड देने का काम धारावी विधानसभा से हुआ है। तो इस तरह के हर जगह पे कांग्रेस ने शिवसेना के लिए काम किया, शिवसेना ने कांग्रेस के लिए काम किया, शिवसेना कांग्रेस ने मिलकर राष्ट्रवादी के लिए काम किया, और जिसके कारण आज महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र में मजबूती के साथ सबसे बड़ा गठबंधन आया है। और ऑलमोस्ट अजित पवार तो खत्म हो चुका, शिंदे सेना का भी अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आने वाले विधानसभा में वो भी खत्म हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो हश्र हुआ महाराष्ट्र में, जिसके कारण आज देवेंद्र फडणवीस जैसा एक कद्दावर नेता आज हाईकमान को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे मेरी जवाबदारी से मुक्त करो। ये सर उसकी नैतिकता नहीं है, ये महाविकास आघाड़ी का डर है। और देवेंद्र फडणवीस हो या भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका पराभव दिख रहा है, जिसके कारण वो जवाबदारी से भागना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज तो है साहब सुरेश चंद्र राजन जी, एक तो वर्षाताई का यहाँ पर जीतना, लेकिन वो तो लग रहा था कि जीतेंगी। वेरी फ्रैंकली, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे थे, हम लोग सब आपको देख रहे थे कि किस तरीके से आप लोगों ने काम किया है। वर्षाताई गायकवाड़ के लिए कहाँ कहाँ पर आप लोग जा रहे थे, 24-24 घंटे आप लोगों ने काम किया है। लेकिन जो मेन चीज जो है, सबसे बड़ी चीज जो है वो है कि सुप्रिया सुले जी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीती बारामती में। जो उन्होंने सुनेत्रा पवार को जो हरा दिया, मुझे लगता है अजीत दादा की वो सबसे बड़ी हार रही। क्या कहेंगे इसके बारे में आप सुरेश चंद्र जी? सर, इसमें ना 2 चीजें हैं जी। सुनेत्रा पवार बारामती से पराजित होने वाला थी, इसके हमें अंदाजा था और हमको पूरा भरोसा था कि वहां पे सुप्रिया सुले जीतेगी। लेकिन दूसरा एक डाउट है कार्यकर्ताओं के मन में कि देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को जानबूझकर वहां पे भारी ताकत लगा के उसके वाइफ को हरा दिया। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने, आपने देखा होगा, पंकजा मुंडे हो, राव साहेब दानवे हो, नवनीत राणा हो, भारती पवार हो, जो लोग केंद्रीय नेतृत्व के पास जाने की कोशिश किया, इन सारे लोगों को देवेंद्र फडणवीस ने हरा दिया सर। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नेता है जो नेता दूसरे नेता को बड़ा होने नहीं देता भारतीय जनता पार्टी में। तो वो मतलब आप मतलब कांग्रेस के जासूस हैं वो उधर बीजेपी? नहीं, हमको उनका नेचर मालूम है। देखो, यही देवेंद्र फडणवीस है। राजू जी, आपने मालूम होगा कि एक मीडिया चैनल में न्यूज चैनल में बात करते समय इसी देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं कहा था मैं आऊंगा, मैं आ गया, लेकिन 2 पार्टियों को तोड़ के आ गया। मतलब उसकी नीतिमत्ता देखो, उसकी नैतिकता देखो। इस तरह की राजनीति, ऐसा तो वो बोल रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम भी जब उनसे मिले थे, प्रदीप जी और मैं, तो इसी कारण विधानसभा में गए थे, वहां पर भी उन्होंने कहा था आई एम कमिंग बैक, वेरी शॉर्टली आई विल बी बैक, ऐसा करके कहा था। लेकिन इस तरह का जी, लेकिन इस तरह की तोड़फोड़ की राजनीति ना महाराष्ट्र के जनता को पसंद नहीं आई सर। लेकिन ये भी सुना है, ये जो आपने बात करी, अभी तक महाराष्ट्र में क्या था, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एक समन्वय, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट का माहौल था, भले आप ऑपोजिशन में हो या रूलिंग पार्टी में हो। यहाँ पर ये जो एक
तनावपूर्ण स्थिति जो हो गई है, टकराव की जो स्थिति हो गई है, ये जो राजनीति का जो स्तर है जो नीचे आ गया है, ये कब से आया है और कैसे हो गया ये? सुरेश चंद्र राजन जी, ये जरा मुझे समझाइए, क्योंकि हमने देखा है नितिन गडकरी साहब हों, गोपीनाथ मुंडे जी हों, शरद पवार जी, विलासराव देशमुख, ये सब लोग एक दूसरे से ऐसे, ठीक है विचारधारा के प्रति वो विरोधी थे, लेकिन एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट करते थे कहने की हद नहीं। ये नया एटमोस्फियर कब से आया सर सुरेश चंद्र राजन जी? राजीव जी, जिस दिन इस देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में सत्ता में आई, उस दिन से देश में इस तरह की विध्वंसक राजनीति का दौर शुरू हो गया और उन्होंने सत्ता पाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने उनको जो करना है वो सारी चीजें का उसने यूज किया। जैसे केंद्रीय अलग अलग एजेंसीज का गलत उपयोग करना, अपोजिशन लोग अगर उनके खिलाफ आवाज उठाते तो उसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से उनको डराना, धमकाना, उनके ऊपर झूठे केसेस लगाना, भाई भाई में झगड़ा लगना, पार्टी तोड़ना, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है जो बहुमत में है उसको गिराना, तोड़ना फोड़ना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब केंद्र में सरकार में आई तो उस दिन से लेकर ये शुरू हुआ है। और महाराष्ट्र में भी देखा होगा आपने, आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा वाले ये देवेंद्र फडणवीस जी को जब इस महाराष्ट्र में एक प्रमुख नेता के रूप में माना गया, उनको अधिकार दिए गए, तो उन्होंने इस तरह से गलत और दुरुपयोग करके लोगों को तोड़ने का, मरोड़ने का काम किया। तो क्या अब शिंदे साहब आपके पास वापस आ रहे हैं? राजू जी, मेरा एक आरोप है और मतलब हम सब लोग जानते हैं कि ये राजनीतिक स्तर जो आज महाराष्ट्र में गिरा है ना, उसके लिए जवाबदार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है सर। मणिपुर क्या आखिरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे सुरेश चंद्र राजन जी? बिकॉज आज के तारीख में मोहन भागवत जी भी कहा, आलोचना किया कि मणिपुर को सुधारना आपका कर्तव्य है। उन्होंने कर्तव्य का बात कर दी है मोदी जी से कि आपका कर्तव्य बनता है कि आप मणिपुर के बारे में सोचे और उसके बारे में रास्ते पर लेके आए, उसको सही रास्ते पर लेके आए। तो क्या अभी वो इंट्रोस्पेक्शन होगा, मोदी जी क्या सोचेंगे उसके बारे में? और जो सेल्फ सेंटर्ड बोले कि मोदी मोदी, ये कोई देश में सेल्फ सेंटर्ड कोई राजनीति होता नहीं है, ये सर्व समान सबको जोड़ने वाली राजनीति होना चाहिए, ये भी सीख मोहन भागवत ने दिया है। तो क्या आपको लग रहा है कुछ चेंज होगा? सर देखो, मणिपुर का इश्यू जो है ना, कांग्रेस पार्टी हो या हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद भवन में लगातार इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं और सरकार का ध्यान केंद्रित करने का काम किया है। और राहुल गांधी जी ने बल्कि देश का, जो एक देश के ऊपर प्रेम करने वाला लोग है, ये जो भाईचारा चाहता है, सांप्रदायिक सद्भावना का माहौल देखना चाहता है, देश में भाईचारा देखना चाहता है, वो हर एक नागरिक चाहता है कि मणिपुर पिछले 2-2.5 साल से जल रहा है, उस मणिपुर में शांति का माहौल बनाना चाहिए और अदर राज्य जैसे है उस राज्यों की तरह वहां पे भी शांति और चैन का माहौल होना चाहिए। और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी हो या उनके नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार जो है, उसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। और मोहन भागवत जी ये जो बात कर रहे हैं ना, ये सारा जब देश की 140 करोड़ जनता इस बात की डिमांड कर रही है, तब जाके वो बात कर रहे हैं। मैं मोहन भागवत जी से सवाल पूछता हूँ आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से, जब मणिपुर 2 साल से जल रहा है, 2.5 साल से जल रहा है, 2.5 साल ये मोहन भागवत जी कहीं सोए थे क्या, या उनको किसी ने प्रेशर किया था इसके ऊपर बात नहीं करने के लिए? आज उनको मालूम है इस संसद भवन में आज अपोजिशन काफी मजबूत स्थिति में है। आने वाली ये पावसाळी अधिवेशन जो होगा, मानसून अधिवेशन होगा, उसमें अपोजिशन वाले इन मुद्दों के ऊपर उनको घेरने वाले हैं। और बिफोर दैट उनको ऐसा लगता है कि जाके ये सब उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी जी मणिपुर में जाएंगे, नहीं जाएंगे। और नीट एग्जाम, जो आपने 2 इंक्वायरी मांगे, जेपीसी मांगे स्टॉक मार्केट स्कैम पर, और आपने कहा कि नीट रिजल्ट धांधली, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एग्जाम सेंटर और कोचिंग क्लास के जो नेक्सस है उसको तोड़ना जरूरी है। कांग्रेस का कहना है कि मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप बहुत अफेक्टेड हो गए ये पेपर लीक्स और ये अलग अलग चीजों से। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस समस्या से भाग रहे, कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्कैम करने वाले एनटीए जिसके सुपरविजन में ये स्कैम हुआ, उनको आप इन्वेस्टिगेशन के लिए कैसे कर सकते हैं? तो नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस इस एक्शंस को, दोनों जेपीसी इन स्टॉक मार्केट स्कैम और नीट रिजल्ट धांधली, सुरेश चंद्र राजन जी
कांग्रेस का आरोप बीजेपी पर। सर जी ये हुआ है, ये घोटाले तो पूरे देश देख रहा है। और इसके जैसे राफेल का घोटाला हुआ था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई थी, उस वक्त भी हम लोगों ने जेपीसी की डिमांड की थी सर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए, उसके माध्यम से ये सारे घोटाले हैं उसका तपास होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो गुनेगार है या उसके जो फाइंडिंग्स है उसके आधार पर जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी हो या इंडिया गठबंधन के सारे लोगों की ये शुरू से मांग है, और हम उसी मांग को दोहरा रहे हैं। और आने वाले जो ये हमारा मानसून अधिवेशन है उसमें फिर से हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, हमारा हाईकमान। राहुल गांधी जी ने आगे कहा, कल ही कहा कि ये जो इलेक्शन था बहुत ही कठिन इलेक्शन था, ये हम कांग्रेस को बहुत टेस्ट कर लिया, बिकॉज सत्तारूढ़ पार्टी सीबीआई, ईडी, आईटी और पूरे मीडिया कांग्रेस के खिलाफ, इंडिया अलायंस के खिलाफ, इवन इलेक्शन कमीशन इंडिया अलायंस के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर मोदी हर कानून को तोड़ा, मेडिटेशन पे चले गए, जब इलेक्शन चल रहा था तब मेडिटेशन के लिए कन्याकुमारी में चले गए, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ आक्षेप उठाए नहीं है। अयोध्या, यूपी ये जाना था, ये था कॉन्फिडेंस राहुल गांधी जी का इतना था कि बोले कि हम लोग सही कैंडिडेट अगर देते तो वाराणसी भी जीतते थे, मोदी जी को वहीं पर भी हारना पड़ता। सुरेश चंद्र राजन जी। सर राहुल गांधी जी ने जो कहा है ना, वहां पे आपने देखा होगा हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी अजय राय, वो 4.5 लाख के आसपास वोट लिए उन्होंने, और नरेंद्र मोदी जी पिछले 3-4 राउंड तक पीछे चल रहे थे 27,000 वोटों से। तो लोगों ने ठुकरा दिया है। और आपने देखा होगा कि आज जो एग्जिस्टिंग सरकार बनी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो जीतने के बाद भी मायूस है सर। जीतने के बाद भी उनके चेहरे पे वो जो रौनक होनी चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं देती है सर। और उनको मालूम है अगर वो नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू उनके साथ नहीं होते तो वो उनको जाना पड़ता था झोला उठा के। तो सुरेश चंद्र राजन जी, चलते चलते ये भी बताते हैं कि आज की तारीख में एक मूवमेंट चल रही है छोटी सी, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे वीडियोस दिखाई जा रही हैं औरतों की, महिलाओं की, कांग्रेस के ऑफिस के सामने, आम आदमी पार्टी के ऑफिस के सामने, उनके पास वो चिट्ठियाँ हैं, कुछ क्या है, वो टोकन है, रिसीट है, क्या है कि भाई हमारा 1 लाख रुपया कहाँ है, महालक्ष्मी योजना, हमारा 1 लाख रुपए कहाँ है, वो दीजिए। हमें कहा गया था कांग्रेस को वोट दोगे, हाथ पर अगर मोहर लगाओगे तो हमें 1 लाख रुपए मिलेगा। ये क्या है? देखिए ना सर, ये कांग्रेस पार्टी ने हमारा जो न्याय पत्र था, जो हमारा घोषणा पत्र था, जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप अगले 6 महीने में देखना कांग्रेस। लेकिन वो तो कहते हैं कि आपने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा कि हमें वोट दो, 1 लाख रुपए देते हैं हम तुमको, तो हमारे 1 लाख रुपए ये आपने कभी भी नहीं किया। ये हमारा कभी भी, अगर हम हमारा न्याय पत्र देखोगे या हमारी जो 5 गारंटी है उसमें ठीक से जो कोई ये सब कर रहे हैं ना, दिल्ली की बेटियों को या ये सबको जाके उनको, लेकिन ये तो बीजेपी के वर्कर हैं सर, ये जो अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो बीजेपी के हैं, वो तो आइडेंटिफाई हो गए। मैं वही बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ये झूठ फूट की जो नीति है उसको उनको सीख लेना चाहिए, नहीं तो और आने वाले दिनों में लोग इनको पीटेंगे रोड पे। चलिए सुरेश चंद्र राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको बहुत बहुत बधाई हो। महाराष्ट्र में एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी पुरानी जगह ले ली है और आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है, प्रदर्शन जो है आपका, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही रहेगा या इससे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस सर, यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ असेंबली इलेक्शन के लिए एक उम्मीदवार शायद सुरेश चंद्र राजहंस भी होंगे, उम्मीद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। But really speaking, it's a great achievement. Yes, you can't really write it off. As far as the Congress is concerned, they've got 13 plus 1. 13 seats, that's huge. In a state like Maharashtra, out of 48 seats, they've got 13 plus 1. Mr. Sharad Pawar has got 8, Mr. Uddhav Thackeray has got 9, which is fantastic. Absolutely this fantastic. recovery of Congress from 1 to 13 is a fantastic achievement. Huge. 1 से 13, look at, unimaginable. That means they performed so well. और वो भी सांगली में भी सिंबल पे ही लड़ता वो बंदा। अगर मान लीजिए अनिल देसाई साहब यहाँ पे नहीं लड़ते तो साउथ बॉम्बे से इन्होंने इधर अपनी जो सीट है, कौन सी सर, साउथ वेस्ट
यस यस सेंट्रल साउथ सेंट्रल से, वहाँ से इन्होंने लड़वा दिया अनिल देसाई साहब को, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है वहाँ पे वो लड़ने दो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो चलता है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आई रियली वांट टू सॉल्व द मिस्ट्री